न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कठुआ से खबर ये है कि कठुआ में सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इनकाउंटर में तमाम दहशतगर्द मार गिराए गए हैं। इस बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मदद से जम्मू कश्मीर में तखरीबी कार्रवाई अंजाम दी और तखरीबकारी करने की साजिश रची थी। इनकाउंटर में 4 जवान शहीद हुए हैं, जिन्हें कठुआ में डीजीपी समेत तमाम बड़े अफसरों ने खराज अकीदत पेश किया। पुलिस लाइन में उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। शहीदों की शनाख्त तारिक अहमद वल्द, कबीर हुसैन साकिना रियासी, जसवंत सिंह वल्द, अंग्रेज सिंह साकिना हीरानगर और बलविंदर सिंह वल्द प्रेम सिंह साकिना कानाचक कठुआ के तौर पर हुई है। ये तमाम सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता लीडरों ने जवानों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में जवानों की जज्द खाकी को पुलिस लाइन में रखा गया, जहां पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। पुलिस के आला अफसरान की तरफ से शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया और नम आंखों से इन्हें विदाई दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा आला अफसरों की अलावा कई सियासी लीडरान के जिस जगह पे मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे। डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को शहीद किया है। हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। J&K पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। J&K पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचें। ये जंग जारी है और चलता रहेगा। बहादुर पुलिस एहलकार तारिक हुसैन ने मुल्क के लिए जान कुर्बान की है। शहीद के आबाई गांव में शोक की लहर है। कठुआ में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी इनकाउंटर में पुलिस के बहादुर सिपाही तारिक हुसैन के अहल खाना का रो रो कर बुरा हाल है। वो गांव चंबा तहसील कटरा ज़िला रियासी के रहने वाले थे और वो ख़ानदान की वाहिद कमाने वाले फ़र्द थे। इनकी शहादत की खबर से पूरे गांव और ख़ानदान में कोहराम मच गया। तारिक हुसैन अपने वालिदैन का वाहिद सहारा थे। इनके वालिद कबीर हुसैन पहले ही बीमार हैं और उनकी वालिदा की हालत भी ठीक नहीं है। तारिक अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा थे और घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। 2019 में उनकी शादी हुई थी। वो अपने पीछे 4 साला बेटी भी छोड़ गए। कल रात 11:30 मुझे फ़ोन आया, एक मेरे भाई का ही मामे का लड़का है, उसने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तारिक को गोली लगी है और वो शहीद हो गया है। उसी वक्त दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से मैं रात को जहाँ ना आ सका। सुबह मैं अर्ली इन द मॉर्निंग में यहाँ आ गया, तो जहाँ आके पता लगा कि क्या हाल है, कैसा माहौल है। यहाँ पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। हमें तो गम था ही था, लेकिन पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। बड़ा दुख है सारे गाँव को, पूरे एरिया को। बिल्कुल पैसे से इन्ने नहीं बड़े मोटे ने ताज नहीं दिता, मैं माड़ा मोटा सी दिता। एक लड़की और अब सी मैंने दे चुका उनको मैं नहीं दी। मैंने चलो इन्नी मेहनत ऐसी चलो कोई बीमार हो जाएगा, कोई पैसे तो उन्होंने कोई मंगी लगा मेरी जरूरत है। अगर नोड़ी मम्मी की हालत खिलाओ उसे लिया बाहर भेज के खिलाओ नोड़ी हालत। अच्छा मम्मी बीमार है बड़ी। हाँ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਮਾने ਲਈ ਹੈ ਗੱਲ माती है कि हमारे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤਿਆੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ दिहाड़ी मारे के करना राशन कार्ड भी साढ़े वो ना जगत नौकर है जरा भी उगेंगे वो बने देखे ना वो पूरा मुल्ला ले मारे और नहीं कोई गल नहीं गई। बिजली का बिल भी मारे हूँ पुछ रहा सारी 1240 बिजली का बिल दिता मैं कुछ देख रहा गरीब बंदा मारे। कल शाम को हमें पता चला कि एनकाउंटर में ये तारिक हुसैन जी इंजर्ड हुए हैं
लेकिन हम तो यहाँ घर तक आए, लेकिन हिम्मत नहीं थी इनके फादर साहब से बात करने की। शाम को फिर लेट नाइट हमें ये कंफर्म हो गया कि उन्होंने शहादत दे दी है और देश के लिए वो शहीद हो चुके हैं। तो गांव अब और साथ ही साथ ख़ानदान वालों का बुरा हाल है। रो रो कर आप गमगीन तस्वीरें कुछ देर पहले देख पा रहे थे। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हथियार गोला बारूद की, और 2 तस्वीरों में आप ये देख पा रहे हैं किस तरीके से श्रद्धांजलि दी गई, खराज अकीदत पेश किया गया पुलिस जवानों को। राजन वैद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है। इसके अलावा आखिरी रसूमात के हवाले से क्या अपडेट है। राजन, आपको आवाज़ मिल पा रही है मेरी? तो अपने जी आपने सवाल सुना, दोहराऊं? नहीं जी, मैं सुन लिया आपका जवाब। जी बताएं अपडेट। जो आपकी सबसे बड़ी अपडेट है, जैसे कि हमने पहले ही कल ही कहा था कि 2 आतंकवादियों की जो बॉडी है उसको रिट्रीव किया गया है। वही जो है सामने आया है। उन आतंकवादियों की कुछ फोटोज जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, और जंगी में जो सामान है, जिस तरह से AK-47 है, MK4 कार्बाइन है, और कई ऐसा सामान जो है वो रिकवर किया गया है सेना की तरफ से। और ये जो आतंकवादी हैं, कल इनकी जो इनके शव हैं ये रिकवर किए गए थे। उसके साथ साथ ही अभी इलाके को साफ किया जा रहा है, यानी कि आगे जो है कुछ डेड बॉडीज पड़ी हैं, लेकिन उनको रिट्रीव किया जाएगा आज और कल। जिस तरह से DGP जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन परमार ने कहा था कि उनकी कल जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि जो हमारे जो शहीद जवान हैं उनकी बॉडी को रिट्रीव करना है, निकालना है, और कल उसमें सफलता हासिल हुई, उनको निकाला गया। और DPL कठुआ में जो है उनकी रिस्ट लाइन सेरेमनी भी हुई, और आज जो है सेना की तरफ से उन आतंकवादियों के जो है वो फोटोज जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। और उसके कितने आतंकी मारे गए हैं अब तक? जी एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है आतंकियों के मारे जाने का? एग्जैक्ट आंकड़ा कल जो है DGP ने भी बताया नहीं। उन्होंने कहा कि अभी इलाके में जो है ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है। अभी आज भी जो है मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है, मुठभेड़ चल रही है आतंकवादियों के साथ। और आज जो है इलाके में आगे ज्यों ज्यों सेना आगे बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे कई दफा ऐसा होता है कि ID जो है प्लान की हो सकती है आतंकवादियों ने, तो जिसको देखते हुए एहतियातन जो है आज इस ऑपरेशन को आगे लेके जाया जाएगा। और वो यही कयास लगाए गए थे कि 4 से 5 संख्या है आतंकवादियों की, तो 2 आतंकवादियों को जो शव है उसको रिट्रीव किया गया है, रिकवर किया गया है। और आज उम्मीद है कि जो बाकी आतंकवादी उस इलाके में या तो मारे गए हैं या छुपे हुए हैं, और इसलिए आज ऑपरेशन को वापस जो है आज पहली लाइट के साथ शुरू कर दिया गया है। जी राजन, आखिरी रसूमात के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि रियासी और कठुआ के शहीद जवान थे रहने वाले, कल हमने देखा कि पुलिस लाइन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, खराज अकीदत पेश किया गया। अंतिम संस्कार के हवाले से क्या कुछ जानकारी? ये देखिए, कल जब रिटर्निंग सेरेमनी हुई उसके बाद शवों को जो है उनके पैतृक गांव तक भेज दिया गया है। फैमिलीज को शव सौंप दिए गए हैं। अब फैमिलीज अपने हिसाब से जो है आज सेलिब्रेशन हो सकता है, और रियासी में जो है जिस तरह से उनके रसूमात होते हैं उसी रसूमात के मुताबिक जो ठीक है। तो सुबह की अव्वलीन साथों की साथ ही एक तरफ जहां फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ छुपे हुए और मारे गए दहशतगर्दों की बॉडी को वहां से निकालने का काम भी जारी रहने वाला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन, और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। तो शहीद जवानों को खराज अकीदत कल पेश किया गया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर में आप देख पा रहे हैं हथियार और गोला बारूद किस तरीके से बरामद किया गया जंगलाती इलाके पर, जहां पर सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, इनकाउंटर चल रहा था, और बड़े बड़े हथियार बरामद किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और कल देर रात की तस्वीरें हैं जब पुलिस लाइन कठुआ में इन तमाम शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया, और फिर खराज अकीदत पेश करने के बाद अहले खाना को, उनकी जज्द खाकी को, शहीद जवानों की जज्द खाकी को सौंप दिया गया। और आज देखना होगा कि कब कब इन तमाम शहीद जवानों का आखिरी रसूम अदा किया जाएगा। इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर रवींद्र रैना जुथाना के सफियान इलाके में
इनकाउंटर के मकाम पर पहुंचे। रैना ने रमजान के मुकद्दस महीने में दहशत फैलाने पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने पर फोर्सेस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के हमदर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नापाक कोशिशों को जो कि जम्मू रीजन को दिलाने की आज नाकामयाब बनाया गया है। पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को हमारे जांबाज वीरों ने, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपी के जवानों ने विफल कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हुए आतंकवादियों का सफाया कठुआ में एक जॉइंट ऑपरेशन में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने कर दिया है। हमारे जांबाज वीरों ने दुश्मन की हर साजिश को पहले भी विफल किया है। पाकिस्तान की ये कोशिश थी, साजिश थी कि माह रमजान के महीने में जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए, दहलाने की साजिश थी, लेकिन पाकिस्तान की साजिश को विफल कर दिया गया। कहना है कि जो इस साजिश में लगे हुए हैं लोग, जो OGWs हैं, उनका भी नंबर लगेगा और कहीं न कहीं कामयाबी इनका कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की साजिश है माह रमजान के महीने में इस तरह की हरकतें करने की, उसकी नापाक कोशिशों को, साजिशों को हमेशा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया है और आज भी वैसा ही करके दिखाया है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जेठाना, सुफेन। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार। देश प्रदेश कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म। आतंकियों के शव सुरक्षा बलों ने किए बरामद। 4 जवान भी हुए शहीद, 7 जवान हुए घायल। कठुआ मुठभेड़ को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ट्वीट। जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर शहीदों को नमन, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। कठुआ मुठभेड़ को लेकर सीएम उमर अब्दुल रुकनी पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने इल्जाम लगाया है कि कश्मीर को फिलिस्तीन में तब्दील किया जा रहा है, कश्मीरियों को कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से हटाया जा रहा है। आगा ने कहा कि मुल्क की तमाम वक्फ कुद्स के मानिंद है और कुद्स को हर हाल में बचाना होगा। दिल्ली में यौम कुद्स के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में रूहुल्ला ने कहा कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान के बारे में कश्मीरी मारे जा रहे हैं और ये लोग पाकिस्तान के साथ बिरयानी खाते हैं। दफा 370 हटाने से दहशतगर्दी खत्म होने के दावे किए गए, मगर अब देखना होगा कि दहशतगर्दी अब भी क्यों है। कश्मीर को लेकर आपने बड़ा सवाल उठाया कि ये फ़लस्तीन बनने की राह पर है, ऐसा क्यों लगता है आपको? दोनों चीज़ें मैंने कही, वक्फ के हवाले से भी और कश्मीर के हवाले से भी। और जैसा कि मैंने अंदर कहा कि कुद्स वक्फ है, बैतुल मुक़द्दस वक्फ है और फ़लस्तीनी लोग मज़लूम आवाम है। तो 2 रिश्ते हैं हमारे फ़लस्तीन के साथ। एक ही वहाँ के लोग मज़लूम हैं, तो हर किसी इंसान को मज़लूम के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो। दूसरा हमारा शरीफ फरीज़ा है कि खुदा के वक्फ के लिए खड़े हो, उसके दिफा के लिए खड़े हो। तो मैंने यही गुजारिश अंदर भी की और आपके सवाल के जवाब में भी यही कहूँगा कि हमारे वक्फ जो हिंदुस्तान में है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कुद्स बन रहे हैं, कुद्स की तरह अब उन पे गस्ब हो रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जहाँ पे हम बैतुल मुक़द्दस के लिए खड़े होना भी चाहिए, उसी तरह जो हमारे मस्जिदें, हमारे वक्फ जो है, औकाफ जो है, जिन पे गस्ब हो रहा है कानून के हवाले से, जो कानून नाजायज़ कानून बनाए जा रहे हैं, गैर आईनी कानून बनाए जा रहे हैं बीजेपी हुकूमत की तरफ से, तो बजाय इसके कि हम 70 साल इंतज़ार करें, हमसे यह खुदा के वक्त छीने जाए, इन पे गस्ब हो, फिर हम रस्मी तौर किसी दिन खड़े हो। आज हम इक़दाम कर सकते हैं, उम्मत मुस्लिमा इक़दाम कर सकती है, आज हिंदुस्तान के रहने वाले लोग इक़दाम कर सकते हैं आज, और खुदा के वक्फ को बचा सकते हैं। इसी तरह से कश्मीर के हवाले से भी जो भी पॉलिसीज़ आप देखिए 70 साल पहले फ़लस्तीन में लागू की गई और थोपी गई, जिसका नतीजा आज का फ़लस्तीन निकला, बीजेपी के ज़रिए उसी तरह की पॉलिसीज़ कश्मीर में अपनाई गई पिछले 5-7 सालों से। डेमोग्राफिक चेंजेस, लैंड राइट्स, जॉब राइट्स, एनवायरमेंट, ये हमारे जितने भी इनकम के ज़राया है,
उस सब पे हाथ डाला गया और जम्मू कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स थे, प्रोटेक्शन से इस हवाले से उन सबको तब्दील किया गया। अहमद साहब, जम्मू कश्मीर में अभी जिस तरह के हालात हैं, हमारे 3 मिलिटेंट भी मारे गए हैं, तो हालात तो जो है सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं हमारी बेहतर काम करने की कोशिश कर रही हैं, अभी भी घेराबंदी चल रही है। अब ये जवाब है बीजेपी के उस प्रोपेगेंडा का, बदकिस्मती से, और हम सभी ने इसका नुकसान उठाते आ रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोग हमने ही इसका मुकाबला किया है, इस मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ लड़ा है, इन हालात के ख़िलाफ़ लड़ा है, और हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि उस कॉज को एड्रेस करो जिससे इस चीज़ें सामने आ रही है। बीजेपी ने कहा कि हमने मिलिटेंसी को ख़त्म किया, मतलब पाकिस्तान को, यही मैं कह रहा था। बीजेपी ने मुल्क को बेवकूफ़ बनाया कि 370 हमने हटाना था इसलिए क्योंकि वो मिलिटेंसी का कॉज था। अगर वो कॉज था तो आज की मिलिटेंसी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से आने वाली मिलिटेंसी हो, हमें इस सब को एड्रेस करना है, उन रीजंस को एड्रेस करना है जो कि जिसको हम पॉलिटिकल इशू कहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर करना है, वहाँ के लोगों के दिल जीतने हैं आपको। आपकी नज़र वहाँ की ज़मीन पे है, वहाँ के दिलों पे है नहीं। आप ज़मीन जीतना चाहते हैं, ज़मीन हासिल करना चाहते हैं, दिलों को आप रोनना चाहते हैं, तो ऐसे तो आप जम्मू कश्मीर कभी हासिल कर नहीं सकोगे। उसी कॉज को मैं कह रहा हूँ, उसको एड्रेस करना, आप दिल जीतिए। आगे बढ़ेंगे। आरएसपुरा के महात्मा गांधी पार्क में ऑल J&K डेली वेजेस संघर्ष समिति के बैनर तले मिड डे मील बावर्चियों और महकमे सेहत में काम करने वाली आशा वर्करों ने अपने अपने मुतालबात के हक में जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और इन्हें मुस्तकिल करने के लिए जल्द अज जल्द पॉलिसी बनाई जाए। एहतजाज की क़यादत ऑल J&K डेली वेजेस संघर्ष समिति के सदर सनीकांत चिब ने की और इन्होंने कहा कि मिड डे मील के तहत काम करने वाले बावर्चियों के साथ मुसलसल नाइंसाफी हो रही है और आज भी इन्हें सिर्फ 30 रुपए यौमिया दिए जा रहे हैं, जो कि नाकाफी है। आशा वर्करों का भी कहना है कि वो 24 घंटे अपनी खिदमत दे रही हैं, लेकिन ना ही उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया है और ना ही इन्हें मुस्तकिल किया जा रहा है। भी साड़ी मजदूरी है जी ये सानू मिलनी चाहिए है। तो ये अभी 20 साल हो गया सानू काम करदे आ, पर अज तक लैके किसी के घर भी काम किया जाए ना वो भी सानू 1000 रुपया दिन का दिंदे ना, पर इन्हों ने साड़ी अज तक लैके साड़ी अर्जी नहीं सुनी। दिल्ली तक भी गए, बड़े प्रदर्शन किए। सानू 2-3 साल पहले ही जम्मू टीचर भवन च प्रदर्शन किया ही, उन्होंने साढ़े नाल वादा किया ही भी तुहाडी सुनाई की जाएगी, पर उन्होंने इन्ना चिर होया सानू लगे रहे कीते रहे, साड़ी सुनाई किसी ने नहीं की तो कुछ नहीं। काम लैंदे ना साढ़े कोल कसाइयां लेखा ते पैसा सानू कोई नहीं मिलता, कदी 1800 कदी 1700 कदी 500 कदी 600 पैसा एक कुक नू चज दा नहीं मिलता हैगा, पर वो भी सानू अपना नहीं पता लगता साड़ी तनख्वाह कितनी है। पीएम श्री स्कीम GHSS चली भलीसा जैसे स्कूलों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। इस स्कीम के जरिए इन स्कूलों की अपग्रेडेशन का मकसद गरीब पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को मियारी तालीम और बेहतर मौके फराहम करता है ताकि उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाया जा सके। नाम वेदिका देवी है, मैं चिल्ली भलेसा डिस्ट्रिक्ट डोडा की रहने वाली हूँ। हमारा स्कूल भी जो है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया में आता है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि तकरीबन 14,500 के करीब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया बनाए जाएंगे। जब से हमारा स्कूल प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया बना है तब से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा आ रहा है, लैब्स भी बन रही हैं, स्टाफ भी आ रहा है और हमारे यहाँ एजुकेशन की डेवलपमेंट हो रही है। और जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से यहाँ बहुत ही डेवलपमेंट हो रही है। एजुकेशन बच्चे बहुत ही पढ़ रहे हैं और अब हम भी जो है बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो स्कूल है वो पीएम श्री में डाला गया है, प्राइम मिनिस्टर राइजिंग ऑफ इंडिया में। प्रधानमंत्री ने कुछ टाइम पहले ही ट्वीट किया था कि तकरीबन इंडिया में 14,500 स्कूलों को पीएम श्री में डाला गया है और इसका फायदा ये भी है कि हमारे स्कूल में पहले जो
ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारी चेंजिंग आई है। आप देख सकते हो हमारे स्कूल में बहुत सारे अच्छी फैसिलिटीज़ आई हैं। हमारे स्कूल में लैब बन रहे हैं, हमारे स्कूल में अच्छे न्यू डेस्क बन रहे हैं और हम यही कहना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि उन्होंने हमको ये बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट। हमें हर तरफ से ताउन मिल रहा है, हमारे सीओ साहब की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से हमें बहुत इनकरेज किया जा रहा है और वो हर फ्रंट पे हमारा साथ दे रहे हैं और हम भी यहाँ के लोकल होने के नाते हम अपने तन मन धन से इस स्कूल के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने मरकज से मुतालबा किया कि मुगल रोड पर एक सुरंग तामीर की जाए ताकि ये अहम सड़क साल भर खुली रहे। उन्होंने कहा कि सुरंग ना होने की वजह से मुगल रोड 6 महीने बंद रहती है, जिसकी वजह से राजौरी के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने असेंबली में भी ये मसला उठाया और हुकूमत से जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई करने की अपील की। एमएलए इफ्तिखार अहमद ने यकीन दिलाया कि वो राजौरी के अवाम की आवाज़ बनकर असेंबली में उनके मसाइल को उजागर करते रहेंगे, चाहे वो तलबा की परेशानियाँ हों या दिगर बुनियादी सहूलतों की कमी। मैं कहूँगा कि डिले टैक्टिक्स के चलते ये रोड अभी स्टार्ट नहीं की गई और इस बार भी हमने असेंबली में भी इस मुद्दे को उठाया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है जो कनेक्ट करती है और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल टूरिज़्म या मेडिकल, क्योंकि लोग परेशान हैं वो वहाँ जाते हैं इलाज करने के लिए। इस रोड की अब एक ही हल है कि वहाँ टनल होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो। मैं एक बात कहूँगा आपसे कि यूनिवर्सिटी को लेकर मेरे अंदर कोई सियासत की बात नहीं। ये यूनिवर्सिटी हमारा असेट है, अदारा है, इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। हाँ, हमें लोगों के मुद्दे उठाने, इसीलिए उन्होंने हमें चुनकर भेजा है, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं उनके मुद्दे उठाऊं और आगे भी इसी तरह से मुखरता से हम उनके मुद्दे उठाएंगे और जनता के जो भी इश्यूज हैं वो हम टेकअप करेंगे। जिला बानीपुरा के इंद्रकोट इलाके में यौम कुद्स के मौके पर एक रैली निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ये रैली इंद्रकोट से सुंबल कॉलोनी तक बरामद की गई, जहां शुरका ने फिलिस्तीनी अवाम के हक में और इसराइली जारहियत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मुकर्रिरीन ने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो इसराइली मजालिम को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें। मैंने इंसानों को बेहतरीन किसी शिया का नहीं है। अपने मुसलमान भाइयों से कहूँगा, जिसे आवाज़ ने कहा मुसलमान का भाई है। जरा सोचिए, जिस उम्मत में आप जाते हो, जिसकी तरफ भक्तों की अपनी इबादत को अंजाम देते हो, जिसकी तरफ पलट के आप फलस्तीन फरमाते हो, आप जब आवाज़ को मानते हो, किसकी बात साथ उम्मत मुस्लिमों के दरमियान बचा हुआ है। तो ये सब हिजरी में हौसला दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, आप अकेले नहीं हो। जिला बानीपुरा के निस्बल सोनावारी में वाक़ई ज़ियाद ख्वाजा हिलाल नक्शबंदी एक रूहानी दरगाह है। ये बानीपुरा और गांधरबल अजला के अक़ीदतमंदों के लिए मोहब्बत और अक़ीदत का मरकज़ है। हज़रत ख्वाजा हिलाल नक्शबंदी ने अपनी रूहानी बसीरत, इखलाक और तसव्वुफ़ के अमली नमूने से हज़ारों दिलों को मुनव्वर किया है। आज भी उनकी यादें, तालीमात और बरक़ात ज़ायरीन के लिए अक़ीदत व फैज़ का ज़रिया बनी हुई हैं। ये मुक़द्दस मकाम ना सिर्फ इबादत और दुआ का मरकज़ है, बल्कि यहाँ मुनक़्क़िद होने वाली सूफियाना और ज़िक्र की महफ़िलें दिलों को मोहब्बत, अमन और उम्मीद का पैगाम देती हैं। ये ख्वाजा हिलाल नक्शबंदी सिलसिले आलिया नक्शबंदी के पहले मर्द जदील हैं जो वारद कश्मीर हुए। इनकी वाबस्ती बराह रास्त हज़रत ख्वाजा बुखारा बिलवास्ता उनके साथ थी। तो यहाँ तशरीफ़ आवरी के बाद जहाँ इन्होंने तबलीगी मिशन शुरू किया, वहाँ ये हम असर आए बाकी उलमाए किराम के, जिनमें हज़रत अमीर कबीर के फर्जंद उनके साथ काफ़ी इनकी वाबस्तगी रही। चनाच इनके वफ़ात के बाद कुछ देर इख्तलाफ भी रहा इनके नक्शबंदी होने या कुबरी होने में। वो दफ़ा हुआ जब ख्वाजा खामद महमूद 1010 हिजरी में वारिद कश्मीर हुए और सुंबल पुल के नज़दीक एक पत्थर पर तशरीफ़ रखकर उन्हें फरमाया, महाराज हर तरफ वही नक्शबंदी में आया। केंद्रीय विद्यालय के इज्तिमा की एक टीम ने इंदु भलीसा का दौरा किया। टीम ने वहां केंद्रीय विद्यालय के क़याम के इम्कानात का जायजा लिया। मकामी सिविल सोसाइटी इंतजामिया की इस कोशिश में भरपूर हिमायत कर रही है।
केंद्रीय विद्यालय संगठन के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं किश्तवाड़ से। इनका कहना था कि हम फिज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे जहां पे हमने क्लासरूम्स को शुरू करना है। तो मेरे साथ यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन भी थे, रिप्रेजेंटेटिव भी थे, और हमने पाया कि हमारे पास तकरीबन 25 रूम्स जो है अवेलेबल हैं। हमारे पास सफिशेंट एकोमोडेशन अवेलेबल है क्लासरूम्स के लिए, टीचिंग स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी अवेलेबल हैं। तो हमने आज पूरी एक इंडेप्थ जो है इसमें फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की। मेरे साथ पूरी टीम, रेवेन्यू की टीम भी मौजूद थी। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही जो है उम्मीद रखेंगे कि हमारा केंद्रीय विद्यालय का स्कूल जो है बुंदों में शुरू होगा। पड़ोसी रियासत पंजाब के गुरुद्वारों के दर्शन के लिए सुचेतगढ़ के मुख्तलिफ देहात से सैकड़ों अकीदतमंद जुमे के रोज रवाना हुए। इस मौके पर घराना पंचायत के साबिक सरपंच गिरदाल सिंह और दिगर मकामी अफराद ने मकामी अकीदतमंदों को दुआओं के साथ रुखसत किया। ये मजहबी यात्रा 3 दिनों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें अकीदतमंद पंजाब के मुख्तलिफ गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे और उनके तारीखी पस मंज़र के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। साबिक सरपंच ने कहा कि ये यात्रा हर साल मुनक्किद की जाती है, जिसमें खास तौर पर सऊदी इलाके के लोग हिस्सा लेते हैं। शुरुआत जो है इस यात्रा की, पहला पड़ाव जो है वो कान साहब गुरुद्वारा में बटाला में होगा। उसके बाद में पहली रात जो है वो सुल्तानपुर लोधी में होगी। रास्ते में जो भी गुरुधाम आएंगे सबके दर्शन किए जाएंगे। दूसरी रात जो है वो बुलंदपुरी साहब में रहेगी और उसके बाद में तीसरे दिन संगत जो है 30 तारीख को वापस आएगी। कहाँ से संगत आई हुई है खास? ये पूरे बॉर्डर एरिया सुचेतगढ़ से संगतें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं और बिल्कुल इस यात्रा का जो मकसद है वो आपसी प्रेम भाईचारा है। इस संगत में ना कि सिर्फ सिख संगत है, नॉन सिख संगत भी बहुत सारी हमारे साथ में है और हम सब हर बार ये कामना लेके चलते हैं कि हमारा जो आपसी प्रेम प्यार है वो बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल पर खबरें। आदाब।